हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दिशा सक्सेना और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 6th क्लास के एनसीईआरटी के पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इसमें हम कम्प्लीटली समझेंगे कि डाइवर्सिटी होती क्या है, इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी आई कहाँ से, और इसको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे हम। सो लेट्स बिगिन। People differ from each other in many ways. Not only they look different, but they also come from different regions. अब हम सब लोग एक जैसे तो दिखते नहीं, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस हर किसी में होता है। इवन ट्विंस में भी होता ही है, कोई लंबा होता है तो कोई छोटा होता है, किसी के बॉडी स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस आते हैं, किसी के बालों का कलर कुछ होता है, हर कोई अलग ही दिखता है। इवन वी कम फ्रॉम डिफरेंट रीजन, सब लोग सेम रीजन से नहीं होते, हर लोग हर अलग अलग रीजन से आते हैं। जो साउथ के रीजन से आएंगे वहाँ पे गर्मी बहुत होती है तो उनका कलर कंपैरेटिवली डार्क होता है। जो नॉर्थ साइड से आते हैं वो कम्प्लीटली बर्फ़ से घिरा हुआ होता है, ठंडा माहौल होता है तो उनका कलर फेयर होता है। देयर रिलीजन, फूड, लैंग्वेज, फेस्टिवल, डांस फॉर्म एक्सेट्रा ऑल्सो डिफर्स। ड्यू टू दीज डिफरेंसेज देयर इज डाइवर्सिटी इन इंडिया। इतने सारे रिलीजन हैं, फूड है, लैंग्वेजेस हैं, फेस्टिवल्स, डांस फॉर्म, कितने सारे हैं हमारे इंडिया में। तो यही सारे जो डिफरेंसेस हैं वही हमारी डाइवर्सिटी है इंडिया की। हमारे इंडिया में कितने सारे रिलीजन हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्ध, जैन, कितने सारे रिलीजन है। हर कोई अलग रिलीजन फॉलो करता है, हर रिलीजन का अलग रिचुअल होता है, हर किसी रिलीजन का अलग पहनावा होता है। हमारे यहाँ पे कितने तरीके के फूड हैं, हर रीजन का अलग एक फूड फेमस है। जैसे कि महाराष्ट्र साइड में, मुंबई अगर देखें हम तो वहाँ पे वड़ा पाव फेमस है। गुजरात साइड देखें तो वहाँ पे फाफड़ा जलेबी फेमस है। हर किसी का फूड भी अलग अलग फेमस है। हमारे यहाँ पे कितनी लैंग्वेजेस हैं, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। हमारे यहाँ पे लैंग्वेजेस भी अलग है। इवन हम लोग जो हिंदी बोलते हैं उसमें भी बोलने का सबका तरीका अलग होता है। जो बिहार साइड से हिंदी बोल रहा होगा तो उसके कहीं ना कोई इसका एक्सेंट अलग होगा हिंदी बोलने का। कोई यूपी से अगर हिंदी बोल रहा होगा तो उसका हिंदी बोलने का एक्सेंट अलग होगा। हमारा इवन हिंदी में भी कितने सारे डिफरेंसेस हैं, हर कोई अलग वे में उसको प्रेजेंट करता है। तो हमारी कितनी सारी लैंग्वेजेस हुई। फेस्टिवल्स तो हम है ही हमारे इंडिया में कितने, हर रोज़ हम अलग फेस्टिवल मना रहे होते हैं। कभी दिवाली, ईद, क्रिसमस, तो लोहड़ी, हर इवन रिलीजन का एक फेस्टिवल होता है जो उससे एसोसिएटेड होता है। जैसे कि मुस्लिम का ईद हो गया, हिंदुओं का दिवाली, होली हो गया। ऐसे नहीं कि हम दूसरों के फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करते हैं, बट एक रिलीजन से जो है एसोसिएट होता है फेस्टिवल, हम जो बोलते हैं वो चीज़ तो है ही सही हमारे इंडिया में। हमारे यहाँ पे डांस फॉर्म कितने सारे हैं, गरबा हो गया गुजरात में, राजस्थान में घूमर हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, असम में बिहू हो गया, कितने सारे डांस फॉर्म्स हैं। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, इतने अलग अलग तरीके के रिलीजन, फूड, लैंग्वेज, इतने डिफरेंस, वही हमारे इंडिया की डाइवर्सिटी कहते हैं हमें। बट थिंक डीपली, वी एक्चुअली डू द सेम थिंग्स एंड ओनली आवर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स आर डिफरेंट। हम करते एक ही चीज़ है लेकिन हमारे उसको करने का ढंग अलग होता है। अब हम एक फेस्टिवल ले लेते हैं एग्जाम्पल के उसमें, जैसे कि दिवाली। अब दिवाली तो पूरी इंडिया में ही मनाई जाती है, हर कोई मनाता है उसको। बट अगर साउथ तरफ मना रहा होगा तो उसको पूजा करने का तरीका अलग होगा, तो उसके कपड़े पहनने का तरीका अलग होगा दिवाली के टाइम में। तो नॉर्थ साइड में वो अलग होगा तो वो कहीं और अलग ही होगा। तो इसमें भी अलग तरीका है लेकिन हम कर तो एक ही रहे, हम मना तो दिवाली ही रहे हैं। अब हम देख लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं कैसे हो सकता है। हिंदू जाते हैं मंदिर तो मुस्लिम जाते हैं मॉस्क, तो सिख लोग जाते हैं गुरुद्वारा। सब लोग कर क्या रहे हैं, अपने गॉड से प्रे कर रहे हैं। कर तो सब काम एक ही रहे लेकिन बस उसको करने का तरीका सबका अलग होता है। We actually do the same thing but our ways of doing things are different. हम कर एक ही चीज़ हैं बट उसको करने का ढंग अलग है हमारा। The caste system is an example of diversity. In this system, society was divided into different groups on the basis of their occupation. पहले के टाइम में हमारी सोसाइटी डिवाइडेड थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। जो वो काम कर रहे होते हैं उस बेसिस पे वो सोसाइटी डिवाइडेड होती थी। पहले जो हायरार्किकल बेसिस पे जो सबसे टॉप पे होते थे ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन होते हैं, जो कि होते हैं प्रीस्ट या टीचर, मंदिरों में जो पूजा पाठ कराते हैं प्रीस्ट। और जो टीचर यानी कि जो हम दूसरों को शिक्षा दी जाती है टीचर, तो वो कौन होता था, ब्राह्मण ये काम करते थे। क्षत्रिय, क्षत्रिय वो हो गए किंग हो गया, और वॉरियर। उस टाइम पे पहले के हम अगर देखें हिस्ट्री में तो सोसाइटी जो थी वो किंग ही हैंडल करता था। वहाँ पे हर किंग चाहता था कि वो स्टेट मेरे अंडर आ जाए, वो स्टेट मेरे अंडर आ जाए, तो अपनी वो एक आर्मी भी इस्टेब्लिश करता था जिसमें वॉरियर्स होते थे। जो वॉरियर और किंग होता था वो हमेशा क्षत्रिय होते थे, ये वाले काम हमेशा क्षत्रिय करेंगे।
वैश्य आते थे इनके बाद, क्षत्रियों के बाद आते हैं वैश्य। वैश्य कौन होते थे? जो होते थे एग्रीकल्चरिस्ट या मर्चेंट, जो खेती बाड़ी करते हैं वो लोग, या जो बिजनेस करते हैं वो। वैश्य के बाद आते हैं शूद्र, सबसे लोवेस्ट क्लास, इनको इवन अनटचेबल भी कहा जाता है। ये वो काम करते हैं जो ये तीनों नहीं कर सकते, इनको हमेशा अनटचेबल माना जाता है, इनको हर राइट एंजॉय करने को नहीं मिलता। ये तो एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हुआ। ये तीनों तो सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहा है? तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया डिस्क्रिमिनेशन। ऑल्दो इट्स एग्जाम्पल ऑफ अ डाइवर्सिटी हम कह रहे हैं इसे, तो किस बेसिस पे हुआ ये? ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, कि डिफरेंट ऑक्यूपेशन है उस टाइम पे, तो सोसाइटी को डिवाइड कर दिया ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, जिसको हम कह रहे हैं कास्ट सिस्टम। तो ये हुई तो डाइवर्सिटी ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, लेकिन एक तरीके पे डिस्क्रिमिनेशन भी तो है किसके साथ? शूद्र के साथ। इसको हम अनटचेबल कह रहे हैं, इसको हर राइट एंजॉय करने को नहीं है, ये पब्लिक वेल से पानी नहीं ले सकता, मंदिर नहीं जा सकता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो शूद्र नहीं कर सकते हैं। अब एनसीईआरटी में एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है डाइवर्सिटी, जो कि है दो लड़कों की कहानी, जिसमें एक लड़का होता है जो साइकिल से जा रहा होता है, सिग्नल जैसे ही रेड हो जाता है वो रुक जाता है, एक और लड़का उसके पास आता है, वो न्यूज़पेपर बेच रहा होता है, तो वो बोलता है कि भाई तू मेरा न्यूज़पेपर खरीद ले। तो जो लड़का साइकिल पे बैठा तो बोलता है कि ठीक है मुझे हिंदी वाला न्यूज़पेपर दे दे। तो जो न्यूज़पेपर बेच रहा होता है वो बच्चा बोलता है कि तुम तो अंग्रेज़ दिख रहे हो, तुम्हें हिंदी कैसे आती है, तुम पढ़ोगे कैसे ये हिंदी का न्यूज़पेपर? तो बोलता है कि मेरे स्कूल में एक सब्जेक्ट है हिंदी, इसलिए मुझे हिंदी आती है और मैं पढ़ सकता हूँ। तो वो जो न्यूज़पेपर बेच रहा होता है वो बोलते हैं सब्जेक्ट क्या होता है? अब उसके मुंह से बड़ा अटपटा सा शब्द लगता है, जैसे वो बोलता है सब्जेक्ट। अब उसे ये नहीं पता सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि वो कभी स्कूल गया ही नहीं। तो साइकिल पे बैठा होता लड़का उसे बताता है कि सब्जेक्ट वो होता है जो हम स्कूल में पढ़ते हैं। तब उसे पता चलता है कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, उसे अभी तक पता ही नहीं था। तो जब उन लोग की बातें ऐसे करके स्टार्ट होती है और पता चलता है कि दोनों का नाम ही समीर है, तो वो दोनों एक दूसरे को कैसे डिनोट कर लेते हैं? समीर एक यानी कि जो लड़का साइकिल पे बैठा हो रहा था, और समीर दो जो न्यूज़पेपर बेच रहा होता है। समीर एक स्कूल जाता है, समीर दो स्कूल नहीं जा पाता। समीर एक अमीर है तभी वो स्कूल जा पा रहा है, समीर दो अमीर नहीं है तभी वो स्कूल नहीं जा रहा और सड़क पे न्यूज़पेपर बेच रहा है। समीर एक हिंदू है और समीर दो मुस्लिम है, नाम दोनों के सेम है लेकिन रिलीजन अलग है, डाइवर्सिटी। समीर एक को हिंदी इंग्लिश दोनों आती, समीर दो को सिर्फ हिंदी आती, वो स्कूल नहीं गया तो उसको इंग्लिश कैसे आएगी? तो ये सारे जो हुए ये हमारे हुए डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी, बट ये एक तरीके से इनइक्वालिटी भी है। हाँ, ऑल्दो इट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी, को स्कूल जा रहा है वो नहीं जा रहा है, वो अमीर है वो गरीब है, वो हिंदू है वो मुस्लिम है, ये डाइवर्सिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट तो हुए, लेकिन एक तरीके से इनइक्वालिटी भी तो हुई। अब इनइक्वालिटी क्या होती है? इनइक्वालिटी वो होती है जो एक रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी जो एक के पास तो है लेकिन वही रिसोर्स और अपॉर्चुनिटी दूसरे के पास नहीं है। जैसे कि समीर एक के पास रिसोर्स अपॉर्चुनिटी दोनों थे इसलिए वो स्कूल गया, समीर दो के पास रिसोर्स अपॉर्चुनिटी नहीं थे, वो स्कूल नहीं गया, वो न्यूज़पेपर बेच रहा था। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी ऑल्सो, डाइवर्सिटी एज एन इनइक्वालिटी। अब इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी आई कैसे? हमने सबसे पहले देखा था कि हमारे यहाँ पे कितने अलग अलग रिलीजन है, फूड है, लैंग्वेजेस है, डांस फॉर्म है, कितने सारे हैं। तो इतने आई कैसे इंडिया में, वो देखते हैं हम। A little more than 100 years ago, long before the train, aeroplane, bus, or car became a part of our lives, people traveled from one part of the world to another in ships, on horses, on camels, or on foot. पहले के टाइम पे जब ट्रेन, एरोप्लेन, बस, कार नहीं चलते थे तब भी लोग एक जगह से दूसरी जगह तो जाते ही थे। अब वो कैसे जाते थे? शिप से जाएंगे, हॉर्सेस से, कैमल से, या पैदल ही जाएंगे। उनको बहुत टाइम लगता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में, लेकिन वो फिर भी जाते थे। अब वो जाते क्यों थे तो हम वो देखते हैं। जा रहे हैं शायद बिजनेस पर्पस के लिए, जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं वहाँ पे शायद उनका बिजनेस प्रॉपर चल नहीं रहा है, तो वो सोच रहे हैं कि हम शायद दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएं तो हमारा अर्निंग प्रॉपर हो, हमारा बिजनेस अच्छा चले, हमें सिर्फ प्रॉफिट हो, हमें लॉस ना हो। इन सर्च ऑफ न्यू लैंड ऑफ फॉर फार्मिंग। पहले के टाइम में मेन इनकम सोर्स क्या होता था? एग्रीकल्चर, हर कोई एग्रीकल्चर ही करता था। तो शायद वो सर्च में जा रहे हैं कि हम नया लैंड ले ले जिसमें हम फार्मिंग कर सकें, जहाँ पे प्रॉपर पानी भी हो, लैंड फर्टाइल भी हो, क्रॉप अच्छे से उगे, तो उस चीज़ के लिए भी जा रहे हो शायद। या तो वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे ड्रॉट और फेमाइन आ गया, ड्रॉट फेमाइन आ गया तो क्रॉप कैसे उगेगी, एग्रीकल्चर कैसे करेंगे वो? अब उनके पास खाने पीने के लिए तो कुछ है ही नहीं, वो जिएंगे कैसे? शायद इसलिए कोई डिज़ास्टर आ गया तभी वो दूसरी जगह जा रहे हैं जहाँ पे उनको एटलीस्ट खाने पीने को तो हो। लुकिंग फॉरवर्ड,
जो कि हमने पहले देखा, या तो बिजनेस पर्पस के लिए, लैंड के लिए जा रहे हों, वॉर, या तो फिर वॉर के लिए, यानी कि पहले किंग्स होते थे ना, हमने पहले देखा था किंग्स होते थे जो कि दूसरे स्टेट को अपने अंडर में चाह रहे थे, वो कि दूसरा किंग जा रहा है कि वो स्टेट हमारे अंडर आ जाए, तो किंग किंग ही आपस में लड़ते रहते थे कि ये स्टेट मेरे को, मेरा अपना एम्पायर बढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, तो हमेशा लड़ाइयाँ तो चलती रहती थी इन लोग के बीच में। तो उस वजह से उनकी लड़ाई के चक्कर में लोग सफ़र करते थे, तो उसलिए भी लोग इधर से उधर जाते थे अपनी लाइफ को पीसफुली जीने के लिए। When people started settling in a new place, there was a slight change in their living. At some time, they managed to do things in the old ways only. अब जब लोग इधर से उधर शिफ्ट हो रहे थे, सेटल होना स्टार्ट कर देते, तो उनके जीने के तरीके में कहीं ना कुछ तो चेंज आएगा ही। अब कहीं ना कहीं जोग्राफिकल वे तो होगा ही, शायद वो जहाँ पहले रह रहे हो वहाँ ठंड इतनी नहीं हो, अब जहाँ आगे वहाँ पे बहुत ठंड पड़ रही हो या बहुत गर्मी पड़ रही है, कुछ भी, तो उस वजह से कहीं ना कहीं तो उनके जीने के तरीके में थोड़ा तो अंतर आएगा। क्या वो ट्राई करेंगे कि हम उसको वैसे ही करें जैसे हम पहले करते थे, कुछ भी हो सकता है वो तो। सो देयर लैंग्वेजेस, फूड, music, religions became a mix of the old and new, and out of this intermixing of culture came something new and different. अब जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे तो इंटरमिक्सिंग होने लगी कास्ट की, कल्चर की। कैसे हुई? अब जैसे यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कल्चर रह रहा होगा, यहाँ पे वो रहता, यहाँ पे रह रहा होगा वो पहले से, अब वो यहाँ से जब वो यहाँ गया तो ऑलरेडी यहाँ पे कुछ कल्चर थे, उसका कुछ अलग कल्चर था, उसके लैंग्वेज अलग थी, उसका फूड अलग था, उसका ट्रेडिशन अलग था, पहनावा सब अलग था उसका। जब वो इधर गया तो वो इनसे इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया उसने, तो उसने पहले वाले मतलब जहाँ पर पहले रहता उसने ट्राई किया कि मैं इनका कल्चर अडॉप्ट कर लूँ, जो अच्छी चीज़ें हों, और अपने इनकी जो अच्छी चीज़ें होंगी वो शायद इनने अडॉप्ट कर ली होगी, तो शायद एक नया ही कल्चर बन गया होगा वहाँ पे इन दोनों की इंटरमिक्सिंग के वजह से, है कि नहीं? तो यही यहाँ पे यही बोले कि इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। तो इन दोनों की जब एक दूसरे से बातचीत स्टार्ट हुई, इंटरमिक्सिंग हुआ इनके कल्चर का, तब एक नया ही कल्चर बाहर आया। The history of many places show us how many different cultural influence have helped to shape life and culture there. पहले के टाइम में हिस्ट्री में काफ़ी सारे अरब पीपल, पर्शियन, मुग़ल आते थे इंडिया में, उसको हड़पने के लिए आते थे इंडिया को, तो कभी ट्रेडिंग के पर्पज़ से आते थे, बहुत सारे पर्पज़ से आते थे, तो उनका कल्चरल इन्फ्लुएंस हम पे रह गया और एक नया कल्चर बना। Thus regions became a very diverse because of their यूनिक हिस्ट्री। अब रीजन बनता गया डाइवर्स, काफ़ी सारी डाइवर्सिटी आती गई, क्योंकि वो लोग ट्रैवलर्स आ रहे थे इधर पे, तो उनका कल्चरल इन्फ्लुएंस हम पे हो रहा था, तो नई नई डाइवर्सिटी बन रही थी। जैसे कि हमने पहले देखा था कि ऑलरेडी वहाँ पे कुछ कल्चर थे, नया कल्चर आया, इनकी इंटरमिक्सिंग हुई तो एक नया कल्चर बन गया, वही हो रहा था यहाँ पे। Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. Even diversity तब भी आती है जब लोग अपने geographical areas को adopt कर लें। कैसे? वो हम एक examples के through पढ़ेंगे। There is a big difference between living near the sea and living in mountainous area. Not only there will be difference in the clothes and eating habits of the people there, but the kind of the work they do will also be different. अब जो लोग सी के पास रह रहे होंगे या माउंटेन एरिया में रह रहे होंगे, उनका कहीं ना कहीं तो डिफरेंशिएट होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, काम करने का तरीका अलग होगा, खाना अलग होगा, पहनावा अलग होगा, काम भी वो अलग अलग करते होंगे। तो हम देखते हैं कि सी में हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं केरला का, और माउंटेनियस एरिया में हम लोग ले लेते हैं लद्दाख का। उसके थ्रू देखते हैं कि कैसे जोग्राफिकल एरिया के वजह से भी डाइवर्सिटी आती है। लद्दाख यानी कि माउंटेनियस एरिया इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। लद्दाख कहाँ है? जम्मू कश्मीर के ईस्ट में है। ये एक डेजर्ट है, फ्रोजन डेजर्ट है एक्चुअली। वेरी लिटिल फार्मिंग इज पॉसिबल हेयर एज देयर इज एब्सोल्युटली नो रेन इन दिस एरिया, एंड दिस एरिया इज कवर्ड विथ स्नो फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑफ एवरी ईयर। यहाँ पे अब बारिश नहीं होती है, मतलब
बारिश नहीं होती, यहाँ पे स्नोफॉल होती है, तो पूरे टाइम तो ये बर्फ़ से घिरा होता है। जब बारिश ही नहीं होगी तो फार्मिंग कैसी होगी? तो फार्मिंग पॉसिबल नहीं होती यहाँ पे इतनी, क्योंकि बर्फ़ होती है तो फार्मिंग नहीं है। अब जब बारिश नहीं है, बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो पेड़ कैसे आएंगे? तो बहुत ही कम तरीके के पेड़ यहाँ पे ग्रो हो सकते हैं दिस रीजन। पीपल रिलाई ऑन मेल्टिंग आइस इन द समर मंथ फॉर ड्रिंकिंग वाटर। लद्दाख में जो लोग हैं वो लोग वेट करते हैं समर मंथ का कि जब आइस मेल्ट होगी उस पानी को हम लोग स्टोर करके रखेंगे जिससे हम उसको पूरा साल पी सकें, वहाँ पे इतनी ठंड होती है। पीपल हेयर रेज अ स्पेशल टाइप ऑफ गोट। अब वहाँ पे पानी, बारिश तो होती नहीं है, बर्फ़ पड़ती रहती है, फार्मिंग पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ के लोग जो हैं गोट रखते हैं जिसमें से उनको मिलता है पश्मीना वुल। दिस वुल इज़ वेरी प्रीशियस, हैंस पश्मीना शॉल इज़ एक्सपेंसिव। और जो इस वुल से वो लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं? पश्मीना शॉल, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है। ऑल्दो ये लद्दाख में नहीं बनता है पश्मीना शॉल, ये दे कलेक्ट वुल एंड सेल दिस टू द ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर, और फिर कश्मीर में भेज देते हैं। कश्मीर में इसका प्रोडक्शन होता है, किसका? पश्मीना शॉल का। लद्दाख से पश्मीना वुल कलेक्ट की जाती है, कश्मीर में भेजी जाती है और वहाँ पे बनती है पश्मीना शॉल। इस लेडी को भी आप देख सकते हैं, ये पश्मीना वुल से ही पश्मीना शॉल का बनाएगी, जैसे कि इसमें दिख रहा है क्लियरली। पीपल हियर ईट फूड्स मेड फ्रॉम मिल्क सच एज बटर, चीज़ एंड मीट। यहाँ पे लोग मेनली क्या खाते हैं? जो कि चीज़ें बनी होती हैं मिल्क से, जैसे कि बटर, चीज़। अब मीट से गर्मी आती है बॉडी में, वहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है कि उनको मीट खाना पड़ता है जिससे उनकी बॉडी में गर्मी रहे हमेशा। ईच फैमिली ओन्स सम गोट्स, काउज एंड याक्स। हमने पहले देखा था कि लोग वहाँ पे गोट्स को पालते हैं, क्यों? पश्मीना वुल के लिए, जिससे पश्मीना शॉल बने, अर्निंग पर्पस। तो वो लोग गोट्स, काउज और याक्स को भी रखते हैं अपने साथ। बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडिंग। अब ये डेजर्ट है, फ्रोज़न डेजर्ट है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई भी वो नहीं आता है ट्रेडर। इसने बहुत ट्रेडर्स को अट्रैक्ट किया, क्यों? वुल के लिए। कौन कौन यहाँ पे आए थे? चाइनीज़ भी आए थे, तो अरब पीपल भी आए थे। चाइना तो लगा ही हुआ है लद्दाख से, तो चाइना पीपल के लिए बहुत ईजी होता था यहाँ आना। केरला, अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा माउंटेनियस एरिया का, अब हम देखेंगे केरला में, जो कि है सी के पास, यहाँ पे कैसे जोग्राफिकल एरिया अफेक्ट करता है लोगों को। केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। इंडिया के जो साउथ वेस्ट कॉर्नर में है केरला। इट इज सराउंडेड बाय सी ऑन वन साइड एंड ऑन द अदर बाय द हिल्स। एक साइड पे तो इसके सी है और एक साइड पे इसके हिल्स है। यहाँ पे कई तरह के स्पाइसेस ग्रो होते हैं, जैसे कि पेपर, क्लोव्स एंड कार्डमम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स। यहाँ पे कई तरह के स्पाइसेस ग्रो होते हैं, जैसे कि काली मिर्च, लौंग, इलायची, काफ़ी तरह के। यही स्पाइसेस ने ट्रेडर्स को यहाँ पे अट्रैक्ट किया था कि यहाँ पे इतना है। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं स्पाइसेस, खाने में बहुत यूज़ करते हैं हम लोग, तो फॉरेनर्स को लगा कि हम भी ये ले जाते हैं हमारे स्टेट में, बेचेंगे, हमें प्रॉफिट होगा, तो इसको यहाँ पे बहुत अट्रैक्ट किया लोगों को। तो स्पाइसेस मेड दिस रीजन अट्रैक्टिव टू द ट्रेडर्स। तो कौन आए थे पहले आए थे अरेबिक और जूइश ट्रेडर्स आए थे केरला, किसके लिए? स्पाइसेस के लिए आए थे। यहाँ पे एक एपिस्टोल ऑफ क्रिश्चियन सेंट थॉमस इज बिलीव दैट ही केम हियर अबाउट 2000 years ago. He is credited with bringing Christianity to India. एक एपिस्टोल मीन्स धर्म गुरु, जो कि धर्म को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसकी शिक्षा दूसरों को देते हैं, उनको हम एपिस्टोल कहते हैं। तो एक क्रिश्चियन सेंट थॉमस आए थे केरला में, जिनको माना जाता है कि इन्हीं की वजह से इंडिया में क्रिश्चियनिटी चालू हुई थी। अरब ट्रेडर्स आए थे स्पाइसेस के लिए, तो वो यहाँ पे सेटल होना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। इब्न बतूता, who travelled here, wrote a travelogue in which he describes the life of Muslim and says that they were highly respected community. हमारे इंडिया में बहुत लोग आते थे, अरब पीपल आए, पर्शियन आए, मुगल आए, तो काफ़ी लोग जो आते थे वो अपने ट्रैवलॉग्स लिखते थे, जिसमें बताते थे इंडिया का कल्चर कैसा है, इंडिया का खान पान कैसा है, सब कुछ बताते। उन्होंने क्या वहाँ पे एक्सपीरियंस किया, ऐसी क्या नई चीज़ है जो उनके वहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ है, वो सब बताते थे अपने ट्रैवलॉग में। इब्न बतूता भी आए थे ऐसे, उनने अपने ट्रैवलॉग में बताया कि उनने अपने ट्रैवलॉग में एक्सप्लेन की लाइव्स ऑफ मुस्लिम को। उनने बताया कि यहाँ पे मुस्लिम हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है इंडिया में। Portuguese discovered the sea route to India from Europe. Vasco da Gama landed with his ship here. पोर्चुगीज़ ने अब डिस्कवर किया था पहला सी रूट, जो कि था यूरोप टू इंडिया।
वास्को डिगामा थे इसी सी रूट से केरला में, उनने केरला में वो लैंड हुए थे. द फिशिंग नेट यूज हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज़ फिशिंग नेट. कैसी दिख रही? चाइनीज़ फिशिंग नेट, यानी कि दूसरों का कल्चरल इन्फ्लुएंस है. आर कॉल्ड चीनावल्ला. अब ये सी एरिया में है तो फिशिंग होती होगी बहुत. तो यहाँ पे जो फिशिंग को कलेक्ट करने के लिए, फिशेस को कलेक्ट करने के लिए जो नेट यूज़ करते थे वो एटलीस्ट एकदम वो दिखता था जो चाइनीज़ पीपल यूज़ करते थे, उसको ये लोग कहते हैं चीनावल्ला. ये वो नेट है चीनावल्ला जिससे वो लोग फिशेस को कलेक्ट करते थे. Even the utensil used in is called China chatti, and it is believed that this word चीन could have come from China. यहाँ पे इवन जो यूटेंसिल यानी बर्तन जो यूज़ करते हैं उसको भी कहते हैं लोग चीना चट्टी. जैसे फिशिंग नेट को वो लोग यूज़ कर रहे थे उसको कह रहे थे चीनावल्ला. यानी कि चीन वर्ड हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस रहा, इसलिए हर वर्ड में लोग चीन यूज़ कर रहे हैं. हम पे इन्फ्लुएंस रहा किसका? चाइना का. यहाँ की लैंड फर्टाइल है, क्लाइमेट सूटेबल है किसकी ग्रोइंग के लिए? राइस. एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल हेयर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स. सी के पास है तो फिशेस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो फिशेस ये लोग खाते हैं, राइस खाते हैं क्योंकि सूटेबल क्लाइमेट है, लैंड बहुत फर्टाइल है राइस के लिए. और वेजिटेबल, केले के पत्ते पे वो लोग खाना खाते हैं, देखा है हमने. तो क्या खाते हो? मेनली राइस, फिश और वेजिटेबल. लद्दाख एरिया में क्या खा रहे थे? जो चीज़ें बनी हुई थी मिल्क से, बटर, चीज़ या मीट खा रहे थे. केरला में ये खा रहे हैं. डाइवर्सिटी आई, जोग्राफिकल एरिया से भी डाइवर्सिटी आती है. हमने अभी खाने में ये चीज़ देखी. अब हम कंपेयर करते हैं कि कैसे जोग्राफिकल एरिया डाइवर्सिटी को बताता है. वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर जोग्राफिकल फीचर. जोग्राफिकल फीचर से तो दोनों अलग हैं. एक सी के पास है तो एक माउंटेनियस एरिया के पास है. एक में खूब बारिश हो रही है, गर्मी भी है, सब है. तो एक में सिर्फ ठंडा मौसम है, बर्फ़ पड़ रही है. जोग्राफिकल फीचर. द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन हैव सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंस. लेकिन दोनों में कल्चरल इन्फ्लुएंस तो एक जैसे ही बोल सकते हैं हम. कहीं ना कहीं किसका इन्फ्लुएंस रहा? चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स का. केरला में रहा चाइनीज़ पीपल का, फिशिंग नेट में आया, यूटेंसिल में आया चीनावल्ला, चीना चट्टी यानी कि यूटेंसिल. इवन लद्दाख में भी आया, वुल के लिए वो लोग अट्रैक्ट हुए थे. It was a geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices, and the special location, geographical location of Ladakh and its wool. केरला में क्यों अट्रैक्ट किया ट्रेडर्स को? स्पाइसेस के लिए. लद्दाख में क्यों अट्रैक्ट किया? वुल के लिए, पश्मीना वुल के, जो कि बहुत महंगी होती है. Our present lives are about moving one place to other for work, and with each move our cultural traditions and way of life slowly became part of new place we live in. आज के टाइम में भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वर्क अपॉर्चुनिटी. हमें लगता है कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे इतनी सक्सेस नहीं मिल रही है, हम इतना ग्रो नहीं कर पा रहे जितना हमें करना चाहिए, तो हम दूसरी जगह जाते हैं कि हमें वहाँ पे अपॉर्चुनिटी आए, हमारी ग्रोथ हो. वैसे ही हम जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं हमारा कल्चरल ट्रेडिशन भी जाता है, हमारी लाइफ स्लोली बिकम पार्ट ऑफ न्यू प्लेस. अगर जैसे हमने देखा था आगे के उसमें कि काफ़ी सारे अरब पीपल आए, पर्शियन पीपल यहाँ पे आए, तो वो लोग जब इंडिया के कल्चर से उनने मिक्स हो, इंटरमिक्सिंग हुई, जो एक नया कल्चर बना था. हमें कहीं ना कहीं हमने इन्फ्लुएंस हुए थे उनके कल्चर से, या वो हमारे इन्फ्लुएंस हुए थे, वही चीज़ यहाँ पे हम बात करें उस चीज़. अब देखते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी. यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इतनी डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में. लैंग्वेज में इतने अलग, इतनी लैंग्वेजेस हैं, इतने फूड है अलग अलग तरीके के, रिलीजन है, कल्चर है, पहनावा है, हर चीज़ में कितनी डाइवर्सिटी इंडिया के. इंडियाज़ डाइवर्सिटी हैज़ बीन कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ. इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद इसको कभी नेगेटिव फॉर्म में नहीं लिया जाता, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और बोलते हैं कि इट्स अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ. ये हमारी ताकत है. यही डाइवर्सिटी हमें एकजुट करके रखी है, हमें यूनाइट करके रखी हुई है. व्हेन ब्रिटिश रूल इंडिया, women and men of different religion, language and region fought together against British. जब ब्रिटिश रूल इंडिया में चल रहा था, ब्रिटिशर्स को लगा कि हमें बहुत इजी रहेगा इंडिया को तोड़ना, क्योंकि यहाँ पे इतने अलग रिलीजन है, लैंग्वेज के लोग हैं, बहुत इजीली हम लोग उनको तोड़ सकते हैं और इंडिया पे रूल कर सकते हैं. बट उन्हें ये नहीं पता था कि हमारी डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है, यही हमें एकजुट करके रखी हुई है. जब इनके अगेंस्ट पहला रिवॉल्ट हुआ था 1857 का रिवॉल्ट,
तब इनको पता चला इतना भी इजी नहीं है ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया को अलग अलग करना, बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है इनके लिए। Jawaharlal Nehru wrote in his book that Indian unity is not externally imposed thing, but it is very deep inside, which is there is a feeling of accepting different kinds of beliefs and practices. जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक में लिखा था कि इंडिया की जो यूनिटी है वो हम पे बाहरी तौर से थोपी नहीं गई है, या हम पे ऐसे बोला नहीं गया प्रेशर से कि नहीं तो हमें इस डाइवर्सिटी को मानना ही पड़ेगा, नहीं, हम इसको अंदर से अपनी दिल से मानते हैं, इसको रिस्पेक्ट करते हैं और इवन प्रैक्टिस भी करते हैं, उसके हर एक बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, हर चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं। इट वॉज नेहरू हु गेव अस द आइडिया ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जवाहरलाल नेहरू ने ही हमें ये टर्म दिया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इतनी विविधता में भी हम लोग एकजुट हैं। वाइल डिस्क्राइबिंग द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद इंडिया यूनाइट है, तो जवाहरलाल नेहरू ने तब उस डाइवर्सिटी को बताते हुए टर्म बोला था दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। विद दिस टर्म हम इस चैप्टर को यहीं एंड करते हैं एंड आई होप मैं अपने एक्सप्लेनेशन के साथ क्लियर हूँ। थैंक यू सो मच।